Hello, Commerce Champion. Welcome to UK Triple SC Assistant Accountant Batch. In today's lecture, which is our class number 4, we are going to study about rectification of error and BRS. BRS means Bank Reconciliation Statement. तो आओ शुरू करते हैं. सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे. एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब सबको पता है. एरर का मतलब गलती. अब इस गलती को कैसे सुधारें? गलती हो गई है. जनरली क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो एक अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया, ठीक है. बाद में जब बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट हुआ तो उन्हें पता चला कि भाई जो ये ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड हुई है अकाउंटेंट के द्वारा, ये तो गलत हुई है. तो अब क्या आप उसको उस पिछले टाइम मशीन में जाके सही कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो इसीलिए आपको रेक्टिफिकेशन उसका एरर का करना पड़ता है. रेक्टिफिकेशन और एरर में हम ये समझते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गई है तो ऐसा क्या एक और एंट्री पास करे कि उसका इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाए. तो आओ पढ़ेंगे क्या होता है बेसिकली. अकाउंटिंग एरर एक मिस्टेक है जो कि कमिट हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, या तो रिकॉर्ड करते समय या क्लासीफाई. रिकॉर्ड मतलब जब आपने उसे जर्नल में लिखा तब हो गई, या तो क्लासीफाई मतलब लेजर में हो गई, पोस्टिंग के द्वारा हो गई, या तो टोटलिंग में हो गई. टोटलिंग में किस में हो सकती है? ट्रायल बैलेंस में हो सकती है. ट्रांजैक्शन को बैलेंस करते टाइम हो गई. मतलब कैसी भी टाइप की एरर हो गई अगर अकाउंटिंग में, तो उसे एरर कहेंगे, ठीक है. एरर किसी भी स्टेज पे हो सकती है. ट्रांजैक्शन के टाइम पे, जर्नल के टाइम पे, लेजर के टाइम पे, ट्रायल बैलेंस के टाइम पे, फाइनेंशियल अकाउंट्स के टाइम पे भी हो सकती है. तो जो ये प्रोसेस होता है ना इन एरर्स को करेक्ट करने का, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स. कितने टाइप के एरर होते हैं? टोटल 6 टाइप के एरर है. मेन वो है एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन मतलब कंप्लीटली भूल गए. दूसरा है एरर ऑफ कमीशन. कमीशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए ना ट्रायल बैलेंस में. तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि लगाना था उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, लगा दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपके बेसिस क्लियर नहीं है. कंपेंसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे को कंपेंसेट कर दिया. पहले मैंने बताया था ना कि 2000 को 4000 लिख दिया और बाद में 8000 को 6000 लिख दिया, तो वो कंपेंसेट हो गए. फिर ओरिजिनल एंट्री ही गलत लिख दी, जर्नल ही गलत रिकॉर्ड करी. दूसरा, अगर रिवर्स किया तो पूरा ही रिवर्स कर दिया. ए अकाउंट डेबिट टू बी होना था, उसने बी अकाउंट टू ए कर दिया. पहला पढ़ते हैं एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया कहीं भी, वो कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब है. आपने गुड परचेज करे थे 10,000 के राम से, आपने उसको पूरा ही गायब कर दिया. कोई एंट्री ही नहीं हुई. एंट्री होनी चाहिए थी. एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. तो अब आप इसको करेक्ट कैसे करोगे? अब आप इस एंट्री को पास करोगे, क्योंकि जब आप अपना बना रहे होगे परचेज अकाउंट, आप प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहे होगे, आपको पता चलेगा यार 10,000 की परचेज तो कम रिकॉर्ड हुई है. तो अब कैसे सही करेंगे? क्वेश्चन आता है कैसे सही करेंगे, तो आप क्या कहोगे कि हम इस एंट्री को पास कर देंगे. कंप्लीट ओमिशन डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाया, इसलिए आपने फाइनेंशियल अकाउंट तक बना दी और आपको तब तक पता ही नहीं चल पाया कि एंट्री गायब हो रखी है. फिर आता है, और ये क्वेश्चन आता है, क्या एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट कर सकता है? तो नहीं. कंप्लीट ओमिशन ऑफ एरर डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, बिकॉज ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ. फिर दूसरा आता है पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन, पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा. आपने कुछ रिकॉर्ड किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एक एस्पेक्ट तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर दिया लेकिन दूसरे को रिकॉर्ड ही नहीं किया. जैसे कि आपने गुड परचेज करे थे 5,000 रुपए के, ठीक है. आपने परचेज बुक में तो लिख दिया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू. अब आपने परचेज बुक में लिख दिया 5,000 रुपए, बट आपने इसे राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया. आपको लिखना था राम अकाउंट 5,000, लेकिन आपने जब राम का लेजर बनाया तो आपने राम के लेजर में परचेजेस का जिक्र नहीं किया. तो इसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन ऑफ एरर. अब यहाँ क्या हुआ कि परचेज तो डेबिट हुआ करेक्टली, लेकिन राम तो क्रेडिट हुआ ही नहीं ना, ये तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं. तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा. तो क्या एरर ऑफ ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री होगा? यस. क्या पार्शियल ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री होगा? नो. फिर आता है आपका एरर ऑफ कमीशन. अब एरर ऑफ कमीशन कहता है कि जो एरर इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग की वजह से, या पोस्टिंग की वजह से, या टोटलिंग की, या बैलेंसिंग की, मतलब जिसमें जर्नली इन्वॉल्व होता है एक अकाउंट ऑफ द सेम नेचर, तो उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन. मतलब कि एग्जाम्पल से समझो, 5,000 रुपये राम से रिसीव होने थे, तो कैश बुक में तो वो राम से रिसीव हुआ लिख दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट तो कर दिया 5,000, लेकिन राम की जगह पे लिख दिया श्याम अकाउंट. जब इस टाइप का एरर, वो आपको एरर करके दिखाएगा, पूछेगा ये कौन सा एरर है. तो अगर आपने
अमाउंट वगैरह सब सही लिखा, लेकिन आपने सेम नेचर के अकाउंट में गड़बड़ कर दी, तो उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। करेक्ट कैसे करोगे? करेक्ट होना चाहिए था राम अकाउंट कैश टू राम, लिख क्या दिया, आपने लिख क्या दिया, यहाँ पर देखो आपने लिख क्या दिया, कैश टू श्याम। इसको करेक्ट कैसे करोगे? तो करेक्ट एंट्री होती है, होना क्या चाहिए था, राम होना चाहिए, कैश टू राम होना चाहिए था, तो टू राम जो होना चाहिए था वो लिख दो सबसे पहले। तो हो क्या गया, शाम क्रेडिट हो गया, तो अब शाम को कर दो डेबिट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शाम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और ऐसे करके ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, उसको गलत तरीके से उसका यूज कर लिया। फर्नीचर लिख परचेज किया 20,000 का और डाल दिया परचेज अकाउंट में, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, होनी क्या चाहिए थी, ये रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? अब यहाँ देखो अच्छे से, होनी तो फर्नीचर चाहिए थी ना 20,000 से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करो 20,000 से, और आखिरी में क्या होना चाहिए था, टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन आपने परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया, तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर दो बात। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई, परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड कर दिया अगर, तो उसको ही कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल से आएगा तो। ठीक है। जैसे कि मशीनरी को परचेजेस में लिख दिया, फर्नीचर को रिपेयर्स में डाल दिया, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई और उसको वेजेस में डाल दिया। अब आता है कंपेंसेटिंग एरर, जब दो या दो से ऐसे अकाउंट इफेक्ट डील कर रहे होते हो आप, और एक का एरर दूसरे का एरर को कंपेंसेट कर देता है, उसी को कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर। जैसे कि आपका जो सैलरी का अकाउंट था ना वो 2,000 रुपए से ज्यादा दिख रहा था, मतलब आपका जो एक्सपेंस था वो 2,000 रुपए से बढ़ा हुआ था। आपका जो रेंट का अकाउंट था ना वो 2,000 रुपए से कम दिख रहा था, मतलब यहाँ आपका एक्सपेंस यहाँ 2,000 से बढ़ा था और यहाँ 2,000 से कम हो रखा है। तो क्या ट्रायल बैलेंस इसको एग्री कर पाएगा, क्या ट्रायल बैलेंस पहचान पाएगा? ट्रायल बैलेंस इसको कभी नहीं पहचान पाएगा और ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कंपेंसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2,000 कम है, यहाँ 2,000 ज्यादा है, कैंसिल आउट हो गए ना। ट्रायल बैलेंस को तो फिगर से मतलब है, या फिर ऐसे देख लो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गए ना। अब आता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब कि आपने अकाउंट तो करेक्ट लिखे थे और अमाउंट गलत हो गई जो आपने अपनी जर्नल में लिखी। आपने गुड्स परचेज करे 8,000 के और आपने उसे लिख दिया 800 रुपये, डिफरेंस देख रहे हो 7,200 का आएगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा इसको। तो अब आप इससे कैसे सही करोगे? आपने पहले एंट्री मारी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट और आपने गलती से सिर्फ 800 रुपये की एंट्री मार दी। अब आपके ऑडिटर सोच रहे हैं गलती हुई कहाँ, उन्हें पता चला कि एंट्री ये तो 8,000 का था, तो फिर से वो एक और एंट्री कर देंगे परचेज की सिंपली, लेकिन इस बार डिफरेंस से, जितने की कर दी उसकी तो दोबारा नहीं करोगे ना, तो बचे की कर दोगे एंट्री। और यहाँ नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है। फिर आता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिखना था, आपने राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया। ये नॉर्मली बच्चे करते हैं जब वो जर्नल और जर्नल एंट्री सीख रहे होते हैं। तो क्या लिखना था, यहाँ लिख देते हैं कैश टू राम लिखना था, आपने लिख दिया राम टू कैश। ये सही है, जब भी मैं सॉल्व करती थी ना मैं ऐसे लिखती थी, एक गलत एक सही, ठीक है, दोनों को लिखती थी। फिर मैं नीचे लिखती थी सही एंट्री, तो मैं लिखती थी कि कैश तो होना ही था तो कैश लिख दो। फिर राम जो है राम, हमने राम लिख दिया, राम गलत लिख दिया, तो राम को लिख दो टू सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट तब खोला जाता है जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता या आपको पता नहीं लगता कि ये वाली ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी। When is reversal is rectified after the trial balance has been prepared, suspense account is generally used। क्योंकि अब आप टाइम मशीन में जाके अकाउंट को तो सही नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको सही जरूर कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, सही वाला 10,000 होना था, गलत वाला 10,000 हो गया, तो बाकी को किस में डाल दो, सस्पेंस में डाल दो, पूरे ही 20,000 को सस्पेंस में डाल दो। अगर रेक्टिफिकेशन, ये कब हुआ, रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बन गया, मतलब कि ये आफ्टर की बात है, ये किसकी बात है, आफ्टर की। अगर बिफोर हो रहा है रेक्टिफिकेशन,
अगर एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन से पता चल गया, जैसे कि फर्नीचर परचेज करा था, वो फर्नीचर परचेज किया और परचेजेस में डाल दिया, ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो रेक्टिफिकेशन सीधा यही तो होगी, फर्नीचर टू परचेज अकाउंट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो फिर आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है, क्या इस एंट्री को कैसे लिखेंगे, और वहां आपको एक एंट्री दी होगी जिसमें सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा होगा, तो वहां सस्पेंस अकाउंट पे टिक करके आना। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा, आपने रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा, डिफरेंस अभी टेम्परेरी जगह पे है, तो क्या अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। आपने 5,000 रुपये पे करे, ठीक है, और उसको आपने सिर्फ कैश अकाउंट में लिखा, तो आपको सैलरी करनी चाहिए थी, आपने सैलरी टू कैश लिखना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ कैश लिखा 5,000 रुपये, सैलरी के अकाउंट को आपने किया ही नहीं, ठीक है, डेबिट। तो क्या होगा, इफ कैश इज ऑलरेडी बीइंग क्रेडिटेड बट सैलरी वाज नॉट डेबिटेड, तो आप इसको आप सही कैसे करोगे। अब आप ये तो आप लिख चुके हो ना, तो इसको रिवर्स तो नहीं करोगे। देखो, जो सही है उसको गलत नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, जो सही है उसको लीव कर दो। गलत ये चल रहा है, अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप सैलरी लिख दोगे, लेकिन क्या आप फिर से कैश लिखोगे, नहीं, इसका मतलब कैश आया है, तो आप क्या कर दोगे, उसकी जगह पे सस्पेंस लिख दोगे। तो बचा जो यहाँ 5 के और 5 के। फिर ऑडिटर बाद में देखेगा कि यार यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है, कि सैलरी भी कैश, सैलरी पहले सैलरी लिखा ही नहीं गया और सिर्फ कैश 5,000 से है, बाद में एक सस्पेंस अकाउंट खुला है 5,000 से, तो वो सोचेगा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो अपने आप सैलरी टू कैश अकाउंट उसको सही कर देगा। इससे ट्रायल बैलेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। क्या ये परमानेंट होते हैं, नहीं, ये टेम्परेरी होते हैं। क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, until the errors causing the differences are identified, जब वो आइडेंटिफाई हो गए तो उसे करेक्ट कर दो। तो सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस में तब यूज करा जाता है जब वो एग्री नहीं करता, और इसको बंद कर दिया जाता है जब आपके एरर को रेक्टिफाई कर लिया जाता है। अब आता है एरर्स डिस्क्लोज्ड एंड नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में, कि एरर्स कौन से डिस्क्लोज होते हैं और कौन से डिस्क्लोज नहीं होते। पहला एरर है वन साइडेड एरर, ये आप ले लो स्क्रीनशॉट्स। कौन से एरर डिस्क्लोज होते हैं, ये वाले एरर डिस्क्लोज हो जाते हैं, जो एक साइड में लिखा तो दूसरी साइड कंप्लीट नहीं है ना, पता चल जाएगा। टोटल गलत कर दिया, बैलेंस गलत कर दिया, या फिर पोस्ट भी एक ही साइड पे किया, या फिर अगर 5,000 की बजाय 500 लिख दिया तो भी सही हो जाएगा। डेबिट, वो मतलब आप उसे सही कर सकते हो और पता चल जाएगा। डेबिट को क्रेडिट की तरह पोस्ट कर दिया, पता चल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ओवर स्टेटेड आएगा ना, डेबिट अंडर स्टेटेड आएगा। अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा जब वो कंप्लीट ओमिशन हो, प्रिंसिपल का एरर हो, कंपेंसेटिंग मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाली एंट्री हो, ओरिजिनल एंट्री ही गलत हो, और कंप्लीट रिवर्सल हो गया। इन केसेस में ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या हो रहा है, फर्नीचर 5,000 का था, परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज मशीन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सही है, मैंने कहा जो सही है उसको छूना मत, तो फर्नीचर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, परचेज गलत डेबिट हो रखा था ना, उसे क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट है 5,000 रुपये राम से मिलने थे, उसे शाम में लिख दिए, तो कैश टू राम होना चाहिए था, लेकिन कैश टू शाम हो गया, तो राम तो सही है, उसे छूना मत, और शाम गलती से क्रेडिट हो गया, उसे डेबिट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन को गुड्स 10,000 के बेचे और लिखा 1,000 रुपये, 9,000 का डिफरेंस आ गया, तो जो 9,000 का डिफरेंस है उसको दोबारा एंट्री पास कर दो। गुड परचेज है राम से 20,000 के, उसे कंप्लीटली ऑमिट कर दिया, तो कंप्लीटली ऑमिट कर दिया तो एंट्री पास कर दो ना। सैलरी 8,000 की थी, उसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया, देखो सैलरी थी टू बैंक, उसको क्या कर दिया, वेजेस टू बैंक। अब बैंक तो सही है तो बैंक को तो छोड़ दो, होना चाहिए था सैलरी, कर दिया वेजेस, तो वेजेस को कर दो क्रेडिट, तो वेजेस हो गया क्रेडिट। समझ गए। अब आता है बीआरएस। बीआरएस भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। मीनिंग क्या है बीआरएस का, बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या ये अकाउंट है, नो, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम कैश बुक के बैलेंस को बैंक की स्टेटमेंट या फिर नॉर्मल भाषा में कहे पासबुक के बैलेंस से मैच कर सकें। बीआरएस की जरूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि जो ट्रांजैक्शन थे ना वो कभी कभार ऐसा होता था कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए लेकिन बैंक में नहीं पता लगा, बैंक के पासबुक में रिकॉर्ड हो गए लेकिन कैश बुक में नहीं पता लगा। तो इसीलिए ये दोनों मैच नहीं होते थे। तो इनको मैच करने के लिए या इस टेम्पररी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमें बीआरएस की जरूरत पड़ी। तो मेन रीजन क्या होते थे डिफरेंस के, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रीजन होता था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू कर दिया, अगर चेक इशू कर दिया तो जो देखो आप ऐसे याद रखो, चेक है, सॉरी कैश बुक है, तो जो कैश बुक है ये प्रिपेयर कर रहे हो आप यू या फिर बिजनेस, और जो पासबुक है ये प्रिपेयर कर रहे हो ऑब्वियसली बैंक। जब आपने चेक इशू किया अपनी तरफ से, आपने तो बोला कि मैंने चेक इशू कर दिया, मैं तो फटाफट रिकॉर्ड कर लूंगी, मेरा पैसा कम हो गया। लेकिन बैंक तो उसे तब रिकॉर्ड करेगा ना जब बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए। अगर वो बैंक के पास आया ही नहीं तो बैंक में तो कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, तो बैंक के पास ट्रीटमेंट हुआ नहीं। और ये जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा है चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया, मतलब बिजनेस ने चेकबुक में रिसीव रिकॉर्ड कर ली। मतलब कि जब बिजनेस था, मैं थी ना, मैं बैंक के पास गई थी और मैंने सोचा कि मैंने तो बैंक को चेक भेज दिया, तो मैंने कहा ये मैंने अपने पैसे तो भेज दिए, मेरे पास पैसे आ गए। लेकिन बैंक ने उसे अभी तक कलेक्ट नहीं किया, बैंक के पास वो चेक अभी पहुंचा नहीं है, तो बैंक के पास अभी कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो इसको कहते हैं बैलेंसेस डिफरेंस। क्या होता है ये? बैलेंसेस डिफरेंस। बैंक चार्जेस, अरे बैंक चार्जेस इसी में देखो, बैंक है उसके पास 200 रुपये अगर साल के चार्जेस कटे, उसने तो काट लिए, क्या आपको पता चलता है आपके बैंक चार्जेस कट गए? जब तक आप देखो ना आपको पता नहीं चलता। अब आपको पता चला, आप करे अरे यार इसने तो चार्जेस काटे, फिर आप जाके उस 200 को कैश बुक में भी डिडक्ट करोगे। ठीक है, दूसरा होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। सेम, वहाँ चार्जेस कटे, यहाँ अगर कोई इनकम मिल गई तो आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको एक्चुअली में पता चलेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये क्वेश्चन आता है कि कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। तो कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक के पास गया और वहां जाके पैसे डाल दिए बैंक में, तो बैंक ने तो उसको प्लस कर दिया, लेकिन क्या आपने कुछ किया इफेक्ट? नहीं, आपने कोई इफेक्ट नहीं किया। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अब क्या होता है, आपने कभी कभार अपने इंश्योरेंस की या लोन की इंस्टॉलमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या किया होता है, ऑटो पे पे डाला होता है, या ईएमआई ले लो, ऑटो पे होती है ना, वो अपने आप बैंक से कट जाती है। तो आपको नहीं पता, बैंक उसे रात के 12 बजे काट लेगा, आपको जब पता चलेगा 1 बजे दिन के अगले दिन, तो आप बोलोगे अरे यार पैसे कट गए। तो ये जो आया, ये टाइमिंग डिफरेंस आया ना, और आपने तब रिकॉर्ड किया जब आपको पता चला, तो इनिशियली एब्सेंट था कैश बुक से। फिर आता है डिसऑनर ऑफ चेक, वेरी इंपॉर्टेंट। चेक आपने प्रीवियसली बैंक में डिपॉजिट किया था, वो डिसऑनर हो गया, तो क्या हुआ, बैंक क्या करेगा, क्रेडिट को रिवर्स कर देगा। लेकिन कैश बुक अभी तक अपडेट नहीं हुई, आपको तो लगा भाई मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, आप अपनी कैश बुक बढ़ा के बैठे हो। बैंक ने बोला कि भाई आपका चेक तो डिसऑनर हो गया, आपका बैलेंस कुछ अपडेट नहीं हुआ अभी तक। एरर्स ऑफ एरर्स इन कैश बुक, बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ने कोई अकाउंटिंग मिस्टेक कर रखी है, तो जरूरी है क्या बैंक भी वो मिस्टेक करे? नहीं, वो अकाउंटिंग मिस्टेक्स हैं, वो सिर्फ कैश बुक में होंगी, जरूरी नहीं कि वो बैंक की बुक में भी हो। एरर्स बैंक करेगा, बैंक ने कोई गलती कर दी, जरूरी नहीं है वो कैश की बुक में हो। इंपॉर्टेंट रूल्स बीआरएस के क्या हैं, जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो अगर ट्रिक से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, आपको कोई बैलेंस दिया होगा। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शन को सही करने के बाद कहाँ पहुंचना है, बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचना है, तभी आपका बीआरएस का क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया क्वेश्चन में, तो सारी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको कहाँ पहुंचना है, बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे को बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन शुरू करते हैं, हमेशा कैश बुक से कोशिश करो, क्योंकि कैश बुक मतलब आप। अब आपको ऐड कब कब करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैश बुक के बैलेंस अगर ऐसे दिया होगा ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऐड कब कब करना है और लेस कब कब करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐड करना है पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड।
मतलब कि कैश बुक का बैलेंस 50,000 है, ठीक है, ये कैश बुक है। अच्छा, कैश बुक का बैलेंस हमने लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। अब क्या हुआ, चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं किया। अगर चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं किया अभी तक, तो कितने का चेक इशू हुआ था, 10,000 का। बैंक के पास गया है, नहीं। तो बैंक ने क्या उस बैलेंस को रिड्यूस किया है, नहीं। तो अगर आप कैश बुक में हो ना, और अभी आप अपने में ही जिस बैलेंस से आप शुरू करते हो उसी में आप चेंजेस कर सकते हो। तो आपने कैश बुक से शुरू किया है तो आप सिर्फ कैश बुक में चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब बैंक को प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब कि बैंक में वो पैसा अभी तक कम नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको पहले वो पैसा 10,000 रुपये कम कर दिया होगा। अब आपको वो वापस 10,000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये करोगे आपका बीआरएस मैच हो जाएगा। दूसरा एडिशन का पॉइंट होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने 400 रुपये क्रेडिट कर दिए तो सिंपली आप भी 400 क्रेडिट कर दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने बैंक में जाके 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो आपको जब पता चला आप भी उसे डिपॉजिट कर दो, ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट कब करना है, कैश बुक में से। कैश बुक में से सब्ट्रैक्ट कब करना है, पहला, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। कैश बुक, चेक डिपॉजिट मतलब कैश बुक ने बोला मैंने तो पैसा डाल दिया था, बैंक ने बोला मैंने तो अभी तक कलेक्ट नहीं किया, मेरे पास तो कोई पैसा आया ही नहीं ना। तो अगर कैश बुक ने पैसा डाल दिया और बैंक के पास ऐसा आया नहीं, तो आपको बैंक के पास पैसा आया नहीं और आप शुरू कर रहे हो कैश बुक से, तो आपको कैश बुक में से घटाना पड़ेगा जैसे इस चीज़ को, ठीक है। तो बैंक के पास क्रेडिट हुआ नहीं तो इसलिए आपको उसको घटाना पड़ेगा ताकि अपने ओरिजिनल बैलेंस पे पहुंच सको। उसने कहा अपने आप में ही ट्रांजेक्शन थोड़ी कर लोगे, घटाओ उसे। बैंक चार्जेस हुए तो बैंक ने पैसा काटा 400 रुपये, बैंक ने पैसा काटा तो आपको भी काटना पड़ेगा 400 रुपये। डायरेक्ट पेमेंट हुई बैंक के द्वारा, ऑटो पे हो गया, बैंक ने बोला आपकी 50,000 की ईएमआई लग गई तो आपको भी 50,000 अपनी कैश बुक में कम करने पड़ेंगे ईएमआई के लिए। फिर चेक डिसऑनर हो गया, आपने कहा मैंने जी पैसा जमा करा था, चेक आप कब डालते हो, चेक जब डालते हो तो कैश बुक सोचते हो मेरे पास तो पैसा बढ़ गया था, लेकिन डिसऑनर हो गया तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये टेबल देख लो, ये टेबल अगर याद हो गई, समझ लो, पहले तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो ये टेबल से तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वेट, वो टेबल ऊपर चली गई। तो ये अगर ये टेबल याद हो गई तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और ये कब मैं बोल रही हूँ, जब मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रही हूँ। चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं किया, ऐड कर दो। चेक डिपॉजिट किया, कलेक्ट नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दो। बैंक चार्जेस हैं, सब्ट्रैक्ट करो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है, ऐड करो। डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने कर दिया बैंक में, ऐड करो। डायरेक्ट पेमेंट हो गई है बैंक के द्वारा, सब्ट्रैक्ट करो। डिविडेंड कलेक्ट हुआ है बैंक के द्वारा, ऐड करो। चेक डिसऑनर हुआ है, सब्ट्रैक्ट करो। गोल्डन लॉजिक क्या है बीआरएस के लिए, हमेशा मेमोराइज मत करो ब्लाइंडली इन चीज़ों को, हमेशा आपको ये देखना हैज द बैंक बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज कंपेयर्ड विद द कैश बुक। यही तो समझा रही हूँ तब से आपको कि कैश बुक में, अगर कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो कैश बुक में ही चेंजेस कर सकते हो, ये समझ लो दिमाग से। जिससे शुरू कर रहे हो उसी में चेंजेस कर सकते हो, दूसरे को नहीं छू सकते। तो अगर बैलेंस बैंक का ज़्यादा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर बैलेंस बैंक का ज़्यादा है तो कैश बुक को उसके बराबर लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस बैंक का कम है तो कैश बुक को बैंक के बराबर लाने के लिए लेस करना पड़ेगा। बीआरएस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, आपको बोला बैलेंस एज पर कैश बुक ना 50,000 है, तो मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक और यहाँ पर मैंने लिख दिया 50,000, ठीक है। उसने बोला कि चेक इशू करे लेकिन प्रेजेंट नहीं करे 8,000 रुपए के। अगर, अब मैं आपको यहाँ पर इसका दिखाऊं, चेक इशू करे बट प्रेजेंट नहीं करे, देखो चेक इशू तो कर दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं करे। मैंने बोला कि मेरे तरफ से तो पैसे जा चुके हैं लेकिन बैंक के पास पैसे आए क्या, नहीं आए, और आप कैश बुक में ही आप चेंजेस कर सकते हो, तो बैंक के पास पैसे नहीं आए तो आपने कहा मैंने पैसे दे दिए थे अब मुझे वापस पैसे लिखने पड़ेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 8,000 रुपीज, एड बैक कर। फिर नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया 5,000 रुपये। आपने बोला मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, मेरा तो जी बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक ने तो उसे कलेक्ट ही नहीं किया, तो अब आपको लेस करना पड़ेगा। आप लिखोगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये। फिर आपने बोला कि बैंक चार्जेस 1,000 रुपये है और इंटरेस्ट जो है वो 2,000 रुपये है।
बैंक चार्जेस हैं तो आपको भी कम करने पड़ेंगे। बैंक ने चार्जेस काटे 1,000 रुपये और इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 2,000 रुपये। तो अब आप इनको टोटल करोगे तो आपका जो बैलेंस आएगा उसको आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। हम कर ही तो इसलिए रहे हैं ये सारे चेंजेस ताकि हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाए। तो देखो 8,000 रुपये इसने ऐड किया, लेस करे 5,000, बैंक चार्जेस 1,000 और फिर आपके बैलेंस पे आप पहुंच गए, इंटरेस्ट क्रेडिट 2,000। आपका बैंक का बैलेंस इन सारे ट्रीटमेंट को करोगे आपका बैंक का बैलेंस 54,000। ठीक है। अब आता है ओवरड्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें, अगर बैंक ने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है जितना बैंक को अलाउड था या जितना बैंक में अवेलेबल था तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे कि अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 20,000 का, तो अगर आप स्टार्टिंग विथ ओवरड्राफ्ट द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम इज अपोजिट टू द नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन। जब आप ओवरड्राफ्ट से शुरू करते हो ना तो याद रखना, जैसे अभी आपने सीखा नॉर्मल चीज़ें सीख ली, जब भी बात आएगी ओवरड्राफ्ट की तो आपको इसका अपोजिट ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है? अपोजिट ट्रीटमेंट करना है नॉर्मल से। ठीक है। अगर बात आ गई ओवरड्राफ्ट की तो यहाँ पर आपको फंसा सकते हैं, वो दे देगा कि कैश बुक का ओडी बैलेंस है 50,000 रुपये। तो अब बताओ चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया। आप बोलोगे जी चेक तो इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, नॉर्मली तो हम इसे ऐड करते हैं तो हम इसे ऐड कर देते हैं। नहीं, अगर ये ओडी बैलेंस है तो अब आपको इसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके लिए देख लो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड लेस, चेक डिपॉजिट नॉट येट कलेक्टेड ऐड, बैंक चार्जेस ऐड। मैं आपको ये रटवा नहीं रही हूँ लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऐड होता था ना, लेस हो गया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक ऐड होता था ना, लेस हो गया। ये तब है जब कैश बुक का ओडी बैलेंस हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस चल रहा है ना, उल्टा चीजें ट्रीटमेंट होंगे। अब कैश बुक और पासबुक, कैश बुक बिजनेस बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है। कैश बुक दिखाता है कि बैंक में क्या बिजनेस के बैंक से क्या ट्रांजेक्शन हुए, पासबुक दिखाता है कि बैंक के बिजनेस से क्या ट्रांजेक्शन हुए। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है रिसीट, याद रख लो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पर। डेबिट मतलब रिसीट, क्रेडिट मतलब, और बैंक के लिए रिसीट का मतलब क्या होता है? तो जब याद रखो कैश बुक में डेबिट मतलब रिसीट, आपने देखा होगा अभी, और बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है रिसीट। आपने देखो जब आपके पास पैसे आते हैं ना तो आपके पास मैसेज आता है 500 रुपीज क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, तो बैंक का मतलब होता है क्रेडिट, रिसीट का मतलब। ठीक है। फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू द कस्टमर अकाउंट इज अ लाइबिलिटी। बैंक के ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर का अकाउंट है ना वो लाइबिलिटी है। तो जो मनी कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक उसे क्रेडिट करेगा। आप बस इसका लॉज इसका रीजन है ये, इसका रीजन इसलिए है, आप ये मैसेज याद रखो कि आपके में जब मैसेज आता है कि बैंक में पैसा आया तो मैसेज आता है 500 क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बैंक आपके अकाउंट को लाइबिलिटी समझता है और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक उसे क्रेडिट करता है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। बीआरएस का मतलब क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। नो नेक्स्ट, बीआरएस इज प्रिपेयर टू कंसाइल व्हाट? सो बीआरएस इज प्रिपेयर टू कंसाइल कैश बुक एंड पासबुक। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आर, ऐसा क्वेश्चन ही बन के आएगा। कोई आपसे बड़ा सा एमसीक्यू नहीं पूछने वाला, ऐसे ही एक एंट्री दे देगा और बोलेगा बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आपका कैश बुक का, वो बोलेगा कैश बुक का ना आपका बैलेंस चल रहा है 50,000 और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 8,000, या फिर बोलेगा कैश बुक का ओडी बैलेंस चल रहा है 50,000 एंड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 8,000। तो चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया। अगर कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस है तो ये 8,000 प्लस हो जाएगा, और अगर कैश बुक का ओडी बैलेंस है तो क्या करोगे फिर इस केस में? इस 8,000 को माइनस कर दोगे, समझे? तो अगर कैश बुक यहाँ पर तो नॉर्मल कंडीशन है ना, तो आप इसे क्या करोगे? ऐड करोगे कैश बुक में। चेक डिपॉजिट लेकिन कलेक्ट नहीं किया, अब यही कंडीशन है, चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया। अगर चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं करा, सपोज 5,000 रुपए,
तो कैश बुक बोलेगा कि मैंने पैसे बढ़ा दिए थे, बैंक नहीं बढ़ा पा रहा है तो मुझे भी कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी कि ये 5,000 रुपये को लेस करेगा। बट अगर ये ओडी आ गया ना बेटा, तो ये 5,000 रुपये ऐड करेगा इन केस ऑफ ओडी, क्योंकि ओडी में होता है अपोजिट ट्रीटमेंट, क्योंकि ओडी का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। बैंक ने चार्जेस करे हैं और वो उसे पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं, तो कैश बुक में आपको उसको लेस करना पड़ेगा, चार्जेस है ना। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो कैश बुक में भी उसे ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है कस्टमर के द्वारा बैंक में, तो कैश बुक में भी वो ऐड होगा। बीआरएस क्या है, क्या अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है, जर्नल है? आंसर उसके नाम में है, बीआरएस एक स्टेटमेंट है। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक नॉट येट कलेक्टेड, तो अगर चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आप कैश बुक का बैलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ाओगे। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि कैश बुक ने बोला मैंने तो अपना अकाउंट पहले बढ़ा दिया है लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने एक्सेस विड्रॉल कर दिया, आपने बैंक बैलेंस से ज्यादा, मतलब आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस चल रहा है। अब रेक्टिफिकेशन पे क्वेश्चन देख लो। फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो कौन सा एरर है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेचर ऑफ एरर, कौन सा एरर है, तो यह है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीटली ओमिट कर दी जाए तो एरर ऑफ ओमिशन, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। दो एरर्स जो एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो वो होता है कंपेंसेटिंग एरर। सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है कब, जब प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, कैश लो होता है या सेल्स हाई होती है। जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। क्या सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी है कि परमानेंट? सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, क्लोज कर दिया जाता है जब आपको आपके रेक्टिफाइड एरर मिल जाते हैं। विच एरर मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये भी हमने लिस्ट पढ़ी थी। वन साइडेड पोस्टिंग से तो भाई इफेक्ट होगा, रॉन्ग टोटलिंग से भी इफेक्ट होगा, एक तरफ डेबिट करोगे एक तरफ क्रेडिट करोगे तो भी इफेक्ट होगा, इससे इफेक्ट नहीं होगा अगर पूरा ही गायब हो जाए। गुड परचेज करे 10,000 के और रिकॉर्ड करा 1,000, मतलब कि 9,000 का डिफरेंस आ गया है, तो इसको क्या बोलोगे? इसे आप करोगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने गलती करी ओरिजिनली रिकॉर्ड करने में, और उसके लिए फिर क्या एंट्री बनोगे, दोबारा से एक परचेज की एंट्री पास कर दोगे, सिंपल, 9,000 से। नेक्स्ट आता है सैलरी को रॉन्गली वेजेस अकाउंट में डाल दिया, तो होना चाहिए था सैलरी टू बैंक, आपने डाल दिया वेजेस टू बैंक, तो इसका पहले तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, सैलरी टू वेजेस। और इस एंट्री को क्या बोलते हैं, इस एंट्री को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि आपने सैलरी को वेजेस समझ लिया। अब पहले क्वेश्चन नंबर, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इनका स्क्रीनशॉट लो। मशीनरी 50,000, ये सारे हम कर चुके हैं, बस अमाउंट और नाम के साथ चेंज हो चुका है। ठीक है। अब बीआरएस के क्वेश्चन है ये, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने आंसर भी लिखा है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, मैंने आपके साथ ही बना देती हूँ। बीआरएस है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है। अब हाँ, अब वो एक बहुत बात बोल सकते हैं कि कैश बुक का अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल बैलेंस बोले ना तो उसे समझ आना कि वो ओडी कह रहा है, लेकिन यहाँ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है 40,000। ठीक है। अब चेक इशू किया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड विल बी एडेड बैक, तो कितना ऐड हो जाएगा, 7,000। 7,000 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वेट, 7,000 विल बी एडेड। चेक डिपॉजिट कलेक्ट नहीं किया, चेक डिपॉजिट लेकिन कलेक्ट नहीं किया, तो 4,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड। बैंक चार्जेस तो 500 रुपये लेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो 1,500 रुपये आपके इसमें आ जाएंगे, तो 1,500 रुपये आप इसमें ऐड कर दोगे। तो अब इसका टोटल अगर मैं करूँ, वेट लेट मी कैलकुलेट, तो इट इज 47,000 minus 4,000 minus 500 plus 1,500, we get 44,000 which is very correct। बस ऐसे ही तो करना है आपको क्वेश्चन। अब आपको यहाँ चेक कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस ही दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। बोल रहा है ना फाइंड पासबुक बैलेंस, तो आप ऑब्वियसली ये जो बैलेंस है आपका, ये किसका बैलेंस है, पासबुक का ही तो बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ ओवरड्राफ्ट है 30,000 का, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस है। अब ये सारे जो ट्रीटमेंट होंगे ना ये अपोजिट हो जाएंगे, बस इतना याद रखना, बाकी सब सेम है। ठीक है।
अब ये कुछ लास्ट रिवीजन है, सब फटाफट पढ़ लेते हैं। अगर कंप्लीट एरर हो गया, तो एरर अगर कंप्लीट नेचर का है तो उसको कौन सा एरर बोलेंगे? अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीटली मिसिंग है वो है एरर ऑफ ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब एक साइड मिसिंग है, पार्शियल ओमिशन को ट्रायल बैलेंस रिकॉग्नाइज कर पाता है। कमीशन मतलब आपने गलत पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग कर दी। प्रिंसिपल मतलब आपने अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट किया है। कंपेंसेटिंग मतलब एरर से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ट्रायल बैलेंस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ओरिजिनल एंट्री वो अमाउंट है जिससे आपने अमाउंट ही गलत लिख दिया, जैसे सैलरी को वेजेस में डाल दिया, ठीक है। रिवर्सल, सॉरी वो तो प्रिंसिपल का है, आपने अमाउंट गलत लिख दिया, दैट इज ओरिजिनल एंट्री। और प्रिंसिपल का एग्जांपल है सैलरी को वेजेस में डाल देना। रिवर्सल मतलब आपने कंप्लीटली एंट्री रिवर्स कर दी। सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को मैच करवाने के लिए। अब उसके बाद आता है कि मस्ट रिमेंबर वाले ट्रांजेक्शन कौन से हैं? जो कैपिटल आइटम होते हैं वो प्रिंसिपल होता है। कैपिटल आइटम को अगर रिवेन्यू है, मतलब ये वाले जो ट्रांजेक्शन है ना, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट किया तो ये प्रिंसिपल का एरर है। ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली मिस किया तो ये ओमिशन का एरर है। दो एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, कंपेंसेटिंग एरर है। अमाउंट को गलत लिख दिया, अकाउंट सही लिखा, अमाउंट गलत लिखी, तो ओरिजिनल एंट्री। डेबिट और क्रेडिट को रिवर्स कर दिया तो रिवर्सल एंट्री। अब ये लास्ट है रिवीजन के लिए। अगर आपकी नॉर्मल कैश बुक है तो ये सारे आइटम ऐड होते हैं, जैसे कि चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो ये वाली दो एंट्री एक्सेप्ट, ये एक्स्ट्रा आई है। डिविडेंड अगर बैंक में कलेक्ट हुआ है तो ये आपको भी कलेक्ट करना पड़ेगा, इसे ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिट नॉट येट कलेक्टेड लेस, बैंक चार्जेस लेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय लेस, डिसऑनर्ड चेक लेस। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो और बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो आपको भी ऐड करना है, और अगर बैंक बैलेंस कम है तो आपको भी लेस करना है। अगर ओवरड्राफ्ट की कंडीशन आ गई तो अपना पुराना जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसको रिवर्स कर देना। अब अब आपको सबसे पहले ये वाले, अगर आपके पास लास्ट डे रिवीजन होता है तो आपको सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन है और ये बीआरएस के क्वेश्चन है, ठीक है। अब फाइनल 5 मिनट्स रिवीजन कर लें। एरर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट अकाउंट, या फिर आपने आइडेंटिफाई करा गलत अकाउंट, या फिर आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया, या फिर आपने करेक्ट ओरिजिनल एंट्री गलत लिखी, तो ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। बीआरएस, कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो टाइमिंग डिफरेंस देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो और पासबुक के बैलेंस पे आ जाओ, बीआरएस खत्म हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ऐड, अगर चेक कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, और अगर ओडी है तो इस केस में लेस, ठीक है। उसके बाद चेक डिपॉजिट नॉट येट कलेक्टेड, सब्ट्रैक्ट, और अगर ओडी है तो लेस, ऐड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कंप्लीट ओमिशन कर दिया, ट्रायल बैलेंस स्टिल एग्री करेगा। और लास्ट है सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट, जो अनरिजॉल्व ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज कर देते हो जब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है या फिर आपको एरर्स मिल जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने काफ़ी अच्छे और डिटेल्ड में बीआरएस और रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक यही था। आप अपने टाइम टेबल में साथ साथ जो आप रिमार्क्स का कॉलम है उसमें डन 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 लिखते जाइए जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। आज का हमने एमसीक्यू कर लिया है, न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, अच्छे से बीआरएस और एरर्स को समझ लिया है। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन और प्रोविजन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।